गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे चुंबक के गुणधर्मों की बात कर ली थी, ठीक है ना। चुंबक के गुणधर्म हो गए थे, ये सब अपन ने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे, कूलाम का नियम भी हो गया था। आज हम बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण। किसकी बात करेंगे? चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे। इधर देखिए आप, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम। चुंबकीय आघूर्ण होता है कैपिटल एम। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम होता है। क्या होता है? ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम होती है। क्या होती है? स्मॉल एम। भाई अब इधर सुनना, कैपिटल एम है। हमने वहां विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, माइनस क्यू आवेश और क्यू आवेश, इन दोनों का युग्म जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव होता है। क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है ना। वो विद्युत द्विध्रुव होता है। अब इधर सुनना, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश का युग्म विद्युत द्विध्रुव था। तो चुंबक में भी तो दो ध्रुव होते हैं, तो जो दंड चुंबक होता है वो भी चुंबकीय द्विध्रुव होता है। ध्यान सुन लेना, दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, माइनस एन और एस। जब दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं तो भाई दंड चुंबक भी तो किसकी भांति व्यवहार करता है? द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है ना। किसकी भांति व्यवहार करता है? द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। दंड चुंबक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें भी तो दो ध्रुव हैं, तो वहां पर विद्युत द्विध्रुव है, दंड चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। वहां पर हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2A। तो यहां होगा चुंबकीय आघूर्ण। वहां विद्युत द्विध्रुव थे, यहाँ तो चुंबकीय तो द्विध्रुव है, तो यहाँ होगा चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम। वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, इधर देखिए, वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था P बराबर Q इंटू 2A। विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी भी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता था। इधर देखिए, यहां पर क्या होगा, विद्युत और चुंबक में इतना सही अंतर है। इधर देखिए, मैं आपको बता देता हूं, Q का आवेश, Q तो था आवेश का स्थान यहां पर ले लेता है ध्रुव प्रबलता। कौन ले लेता है? ध्रुव प्रबलता ले लेता है, M ले लेता है। आवेश का स्थान ध्रुव प्रबलता ले लेता है, M ले लेता है, ठीक है ना। 2A का स्थान कौन ले लेता है? 2L ले लेता है यहाँ पर। और P का स्थान कौन ले लेगा? कैपिटल M ले लेगा। तो वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P था, तो यहाँ पर P की जगह क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। और वहां पर Q था, तो यहाँ पर Q का स्थान कौन ले लेगा? M, ध्रुव प्रबलता। और वहां पर 2A था, 2A का स्थान यहाँ पर ले लेगा 2L ले लेगा। तो जिसको वो वाली बात याद है पहले चैप्टर की, उसको ये वाली बात भी याद है। तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा M इंटू 2L, यानी कि दंड चुंबक में उपस्थित किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता व दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण M कहा जाता है। आपको केवल मेरी बात को ध्यान से सुनना है। दंड चुंबक में उपस्थित किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर हो जाएगा M इंटू 2L। ये चुंबकीय आघूर्ण हो गया, ठीक है ना। इसका सूत्र ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण का। वहां पर हमने P बराबर Q इंटू 2A देखा था, जिसको वो याद है उसको ये भी याद है। तो यहाँ M बराबर हो जाएगा Q इंटू 2A। पहली बात तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि थी, तो चुंबकीय आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। उसकी दिशा माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर थी, तो इसकी दिशा कहाँ से होगी भाई? इसकी दिशा कहाँ से होगी? इसकी दिशा माइनस का काम कौन करता है? दक्षिणी ध्रुव करता है। ध्रुव प्रबलता माइनस में होती है ना दक्षिण ध्रुव की, तो इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से कहाँ होगी? उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। कहाँ होगी? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी इसकी दिशा, ठीक है।
वहां पर माइनस से थी प्लस क्यू की ओर, तो इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी और इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक तो एम्पियर इंटू मीटर होता है, इसका कितना हो जाएगा मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर जूल बटे टेस्ला, जूल बटे टेस्ला। अब ये जूल और टेस्ला कहाँ से आए, ठीक है ना, जूल और बटे टेस्ला कहाँ से आए, ये अपने आप आ जाएगा बाद में। मैंने कल भी कहा था मात्रक सब एक साथ आ जाएंगे बाद में। इसका मात्रक यहाँ पे तो क्या आया, एम्पियर इंटू मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर को बोलते हैं जूल बटे टेस्ला। और जूल बटे टेस्ला कहाँ से आया, अपने आप ही आ जाएगा ये बाद में, सारे जूल बटे टेस्ला सारे मात्रक एक साथ आ जाएंगे जब देख लेना, ठीक है ना। उसमें म्यू नॉट का भी मैंने बताया था, वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर होता है, तो वो भी आ जाएगा, ये आ गया। अब हम परिभाषा हो गई है, मात्रक हो गया है, सदिश राशि के बारे में बता दिया है। तो अब हम बात करेंगे इसकी कुछ स्थितियों की बात करेंगे। पहली स्थिति इधर देखना, स्थिति फर्स्ट ये है कि दंड चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में काट दिया जाए। कितने भागों में काट दिया जाए, लंबाई ये रही, कल भी मैंने बताया था ध्रुव प्रबलता के लिए। तो दंड चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में काट दिया जाए तो क्या होगा, इधर देखना। पहले स्थिति ये थी, ये दंड चुंबक था, N और S, लंबाई कितनी थी 2L, इसकी ध्रुव प्रबलता N। तो पहले चुंबकीय आघूर्ण कितना था, कैपिटल M बराबर M इंटू 2L। अरे पहले तो इतना होगा। अब मैं इसको लंबाई के लंबवत दो भागों में काट रहा हूं, ऐसे काटूंगा तो ये आधे आधे हिस्से हो जाएंगे। कल भी बताया था मैंने, इसकी लंबाई रह जाएगी L, इसकी लंबाई रह जाएगी L, ये N और ये S, ये N और ये S, इसकी M, इसकी M। तो पहले बाद में चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, बाद में चुंबकीय आघूर्ण M डैश मान लेता हूं। तो एक टुकड़े का कितना हो जाएगा, भाई दो टुकड़े हो गए ना लंबाई के लंबवत काटती, तो एक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा M, तो M ही रहेगा। ऐसे काटते हैं तो M पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, ऐसे काटते हैं तो। और लंबाई कितनी हो गई, आधी, कितनी हो गई, L रह गई, लंबाई रह गई 2L बटे 2, आधी हो गई ना, L रह गई, तो 2L बटे 2 लिख सकता हूं। और M इंटू 2L कितना हो गया, पहले चुंबकीय आघूर्ण, तो M डैश बराबर हो गया M बटे 2। तो यानी कि बाद में चुंबकीय आघूर्ण पहले का कितना हो गया, आधा। प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण पहले की तुलना में कितना हो गया, आधा हो जाएगा। यदि ऐसे दो भागों में काट दिया तो, चार भागों में काटते तो पहले का चौथाई हो जाता। दूसरा सेकंड केस में बात कर रहा हूं कि इसको मैं लंबाई के अनुदिश काट रहा हूं ऐसे, यानी कि चौड़ाई के मैंने कह दिया लंबाई के लंबवत काटा था पहले तो मैंने लंबाई के लंबवत काटा था। अब मैं लंबाई के अनुदिश काट रहा हूं, लंबाई के अनुदिश ऐसे यूं, ठीक है ना, यूं काट रहा हूं, लंबाई के अनुदिश काट रहा हूं, यूं काट रहा हूं, यानी कि चौड़ाई के लंबवत काट रहा हूं। चौड़ाई के लंबवत मतलब ऐसे काट रहा हूं, लंबाई के अनुदिश यूं काट रहा हूं। तो पहली स्थिति ऐसी थी, पहले तो वो दंड चुंबक ऐसे ही था, ऐसे था, ये N और ये S, ये दूरी हो गई 2L, इसकी ध्रुव प्रबलता M। अब मैंने इसको यूं काट दिया लंबाई के अनुदिश, और लंबाई के अनुदिश मतलब चौड़ाई के लंबवत काट दिया, चौड़ाई ये थी ना, तो लंबाई के अनुदिश काट दिया मैंने इसको, ये लंबाई थी, इसके अनुदिश यूं काट दिया है, ठीक है। तो इसको दो भागों में काट दिया यूं, ऐसे, ये हो गया NS। इन दोनों की मोटाई इसके बराबर दिखनी भी चाहिए, और लंबाई तो 2L ही रहेगी, क्योंकि यूं काटा है तो लंबाई तो कितनी है, इसकी ध्रुव प्रबलता आधी हो जाएगी और इसकी ध्रुव प्रबलता आधी हो जाएगी। पहले चुंबकीय आघूर्ण कितना रहा, M बराबर M इंटू 2L,
कैपिटल एम बराबर एम इंटू 2L होगा पहले। बाद में भाई पहले वाले केस में मैंने कैसे काटा था, यो लंबाई की लंबवत। अब मैं कैसे काट रहा हूँ, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश काट रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाद में चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, कल भी मैंने बताया था कि ऐसे काटते हैं तो ध्रुव प्रबलता आधी हो जाती है। तो बाद में चुंबकीय आघूर्ण एम डैश बराबर हो जाएगा एम इंटू 2L होता है, तो एम की जगह तो क्या आ गया, एम बटे 2, एम इंटू 2L होता है ना, तो एम की जगह तो आ गया एम बटे 2, और लंबाई कितनी है 2L ही है, तो एम इंटू 2L कितना हो गया, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम बटे 2। यानी कि इस स्थिति में भी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण पहले की तुलना में आधा रह जाएगा। एक टुकड़े का, प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण पहले की तुलना में आधा रह जाएगा, ऐसे में भी। और इसमें तो लंबाई आधी हो गई और इसमें ध्रुव प्रबलता आधी हो गई, ठीक है ना, तो आधा रह गया हमेशा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर देखते हैं, तीसरा केस ले लेते हैं, इसको मिटा दूं क्या, तीसरा केस ले लेता हूं। आपको केवल मेरी बात को ध्यान से सुनना है और समझना है। तीसरा केस ले लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि दंड चुंबक को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए। किसके रूप में मोड़ दिया जाए, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, जिसकी त्रिज्या r है। मैं लिख नहीं रहा हूं, सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूं दंड चुंबक को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए जिसकी त्रिज्या r है। तो देखो पहले क्या था, दंड चुंबक ऐसा था, N और S इसकी ध्रुव प्रबलता है, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हुआ, M इंटू 2L हुआ पहले केस में चुंबकीय आघूर्ण इतना हुआ। अब इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया। किसके रूप में मोड़ दिया, अर्धवृत्त के रूप में। तो अर्धवृत्त के रूप में बाद में लंबाई कितनी है इसकी, 2L है। यानी कि पहले ही दंड चुंबक ऐसे था और इसको यूं मोड़ दिया, देखो मैं बता रहा हूं, इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया, ये n हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो ये भी तो r ही हुई। अब भाई जैसे ही इसको मैंने यूं मोड़ा तो ये लंबाई पहले 2L थी, तो ये जो यूं मोड़ने पर ये जो लंबाई आएगी ये 2L तो आएगी। अरे भाई इसको ही तो यूं मोड़ा है, इसको ही तो यूं मोड़ा है, तो ये लंबाई कितनी आएगी 2L। इसको सीधा करेंगे तो दंड चुंबक ही तो हो जाएगा। तो दंड चुंबक की लंबाई 2L थी, इसको यूं मोड़ा तो ये लंबाई 2L ही तो होगी। दंड चुंबक को ही तो मोड़ा ही हो, तो ये लंबाई 2L होगी। तो अब चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, ध्रुव प्रबलता तो m ही है इसकी, बाद में चुंबकीय आघूर्ण m डैश मान लेंगे और m डैश बराबर हो जाएगा, पहले कितना था m इंटू 2L, अब हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण होता है ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो इधर देखना, ध्रुव प्रबलता m है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी हो गई 2r, कितनी हो गई 2r। अरे दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2r ही तो है, तो m इंटू 2r होगा। और इधर देखना, इसको नंबर डाल दे 1, और हम जानते हैं ये अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है पाई r। अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई r, त्रिज्या r है तो परिधि पाई r होती है, और परिधि कितनी दे रखी है 2L, कितनी दे रखी है 2L दे रखी है, चूंकि पाई r बराबर होगा 2L। अरे अर्धवृत्त की परिधि पाई r होती है और पाई r की वैल्यू कितनी दे रखी है 2L, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2L बटे पाई, उठा के r का मान यहाँ रख दूंगा, तो m डैश बराबर आ जाएगा m इंटू 2 इंटू 2L बटे पाई, और m इंटू 2L कितना हो गया कैपिटल M। पहले चुंबकीय
चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना। इसलिए एम डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एम इंटू 12 तो कितना हो गया, कैपिटल एम हो गया, तो 2 कैपिटल एम अपॉन पाई आ गया। तो बाद में चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 2m अपॉन पाई हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि बाद में चुंबकीय आघूर्ण m इंटू 2r आया, m इंटू 2r आया, यहाँ पर पाई आर बराबर कितना है 2l है, तो r की वैल्यू 2l अपॉन पाई आ गई, तो m डैश की वैल्यू r की वैल्यू रख दी, तो m डैश कितना आ गया 2m अपॉन पाई आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब चौथा स्थिति में ले लेता हूं, इधर देखना, यदि दो दंड चुंबक एक दूसरे के लंबवत हो या किसी एंगल पर हो, मैं तो लंबवत के लिए लेता हूं, एंगल अपने आप ही आ जाएगा उसमें किसी कोण पर हो, तो दो दंड चुंबक आपस में लंबवत है ऐसे, पहला हीरा और दूसरा हीरा, पहले को ऐसे बनाते हैं, पहले वाला दंड चुंबक तो हीरा और दूसरे वाला हीरा, ये रहा S और N, ये रहा S और N, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, इसका चुंबकीय आघूर्ण कहाँ होगा, m1 वेक्टर ये रहा, और दिशा कहाँ होगी, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। इसका चुंबकीय आघूर्ण कहाँ होगा, m2 वेक्टर ये रहा, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दो दंड चुंबक है, इसकी दिशा m1 वेक्टर ये रहा, इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये रही m2 वेक्टर, लंबवत है, तो परिणामी कहाँ आएगा, इनके बीच में, इनका परिणामी के बीच में तो आएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों सदिश, और ये एंगल ले लिया मैंने अल्फा, ठीक है ना, ये वाला एंगल, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, ये अल्फा ले लिया। मैंने कहा पहला दंड चुंबक ऐसे रखा हुआ है और दूसरा दंड चुंबक ऐसे रखा हुआ है, लंबवत रखे हुए हैं, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, ये रहा, इसका चुंबकीय आघूर्ण दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगा m2 वेक्टर, दोनों का परिणामी बीच में आएगा m वेक्टर, दोनों सदिशों के बीच में कोण m1 वेक्टर और m2 वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, और ये कोण कितना है अल्फा है, ठीक है, अल्फा कह दो या थीटा कह दो, थीटा कह देता हूं। तो हम जानते हैं कि परिणामी कैसे निकलेगा, समांतर चतुर्भुज के नियम से निकलेगा, और परिणामी सदिश का परिमाण होगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। अरे भाई p और q दो सदिश होते हैं, तो उनका परिणामी होता है r बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है। अरे होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर p की जगह ये है, q की जगह ये है, परिणामी ये है, तो यही तो आएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा, इसको थीटा नहीं अल्फा मानो, थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का कोण, थीटा होता है दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। यदि मैं इसको थीटा मान लेता तो यहाँ थीटा नहीं लिखता, फिर यहाँ अल्फा लिखता। थीटा क्या होता है, यदि तुम्हारे को समांतर चतुर्भुज का नियम पता है, तो थीटा होता है दोनों सदिशों के बीच का कोण, और दोनों सदिशों के बीच का कोण तो 90 डिग्री है, रख देंगे तो m बराबर आ जाएगा अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये आएगा, ये आ जाएगा इस केस में, ठीक है ना। और यदि मैं ये कह दूं कि m1 बराबर m2 है, तो m बराबर हो जाएगा m, ये m डैश मान लेते हैं, m2 बराबर m1 बराबर m है, तो ये हो जाएगा m डैश की वैल्यू परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण m डैश की वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो m डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2m स्क्वायर, m डैश की वैल्यू अंडर रूट 2m आ जाएगी, यदि ऐसा है तो,
यदि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगी, ठीक है ना भाई। यहाँ पर मैं थीटा इसको क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यदि मैं थीटा लूंगा तो यहाँ थीटा नहीं ले सकता, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो ये दोनों के बीच का कोण होता है, फिर मैं अल्फा ही लूंगा इसको, ठीक है ना। कुछ और लूंगा तो अल्फा ले लिया फिर मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक बार पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि दो चुंबक थीटा कोण पर रखे हुए हैं, तो भाई थीटा कोण पर रखे हुए हैं तो पहला चुंबक तो ये रहा, इसका चुंबकीय आघूर्ण m1 वेक्टर है, दूसरा थीटा कोण पर रखा हुआ है, इसका चुंबकीय आघूर्ण m2 वेक्टर है s से n, तो इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ही तो होगा m वेक्टर। तो और m वेक्टर का फॉर्मूला कितना आएगा, m1 स्क्वायर प्लस m1 2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा ही तो आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो यही तो आएगा, यही तो सूत्र होगा। बस मैंने यहाँ 90 डिग्री कर दिया, इसको 90 डिग्री कर दिया तो 90 लगा दिया। यदि थीटा कोण पर होते तो एफ तो डायग्राम बन जाता और ये सूत्र बन जाता। बस ये पूछा था सूत्र लिखो तो सूत्र लिख देते, मैंने 90 डिग्री के लिए करा दिया, बात तो एक ही। ये हो गया चारों केस, है ना। अब हम बात करेंगे एक धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। इधर सुनना ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूं। धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण की बात करूंगा, और धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला है धारावाही लूप का, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण n बराबर NIA होता है। धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर NIA होता है। अब मैं पूरी बात लिखने से कोई मतलब नहीं, सुनो आप। धारावाही लूप है, लूप मतलब क्लोज लूप है, बंद है, उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है m बराबर NIA, जहां n बराबर है फेरों की संख्या, उसमें कितने फेरे हैं, कितने लपेटे हैं, I क्या है उसमें प्रवाहित धारा, और A क्या है उसका क्षेत्रफल। और इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो m वेक्टर बराबर हो जाएगा NIA वेक्टर, क्योंकि क्षेत्र सदिश राशि होती है ना, क्षेत्रफल यदि क्षेत्र सदिश की बात करें तो सदिश राशि होती है। तो कक्षीय धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण इस सूत्र से निकलता है, कोई भी लूप है ऐसा बंद तो उसका चुंबकीय आघूर्ण NIA से निकलता है, जहां n बराबर है फेरों की संख्या और I है उसमें धारा और A उसका क्षेत्रफल है। अब इसके हिसाब से मुझे कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, इधर देखना, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकलेगा। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चक्कर लगा रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन यो चक्कर लगाएगा यो, तो धारा प्रवाहित होगी ऐसे उल्टी दिशा में। इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में v वेग से चक्कर लगा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यूं चक्कर लगाएगा तो धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण निकलना है। तो इधर देखना, ये क्या बन गया, एक लूप, धारावाही लूप बन गया ना, बंद लूप। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा m बराबर NIA के फॉर्मूले से, समीकरण लिखिए। अरे कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इसी सूत्र से तो निकलेगा, क्योंकि एक बंद लूप बन गया ना धारावाही लूप, इसका चुंबकीय आघूर्ण इस सूत्र से निकलेगा, m बराबर NIA के फॉर्मूले से निकलेगा, जहां n बराबर है इसमें फेरों की संख्या कितनी है, 1। अरे इसमें कितने फेरे हैं, कितने चक्कर हैं इसमें, 1। n का मान 1 आ गया। a बराबर है इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर। I प्रवाहित धारा, और I बराबर है प्रवाहित धारा। इधर देखना प्रवाहित धारा कैसे निकलेगी। I बराबर होता है Q/T, ठीक है ना। I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो आप तो मुझे बता सकते हो कि
कैसे निकलेगी, इसमें प्रवाहित धारा कैसे निकलेगी, इसमें धारा निकालनी है अपन को। और धारा कैसे निकलेगी, इधर देखना, धारा होती है Q अपॉन T। Q की जगह तो मैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, इलेक्ट्रॉन लगा दिया। T एक चक्कर में लगा गया समय, एक चक्कर में लिया गया समय। अरे I बराबर Q अपॉन T होता है ना, आवेश प्रवाह की दर। Q की जगह तो मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन, T क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, और एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो एक चक्कर लगाने में दूरी तय करेगा 2πr, और उसकी चाल है v। भाई Q की जगह तो E लिख दिया, और T क्या है, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, और लिया गया समय होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 2πr, चाल कितनी है, v। तो ये हो जाएगा EV अपॉन 2πr। n, a और I का मान कहाँ रख दूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा, तो m बराबर निकल कर आ जाएगा 1 इंटू EV अपॉन 2πr इंटू πr स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, m बराबर EV अपॉन EVR अपॉन 2 आ गया। ये सूत्र आ जाता है भाई साहब समीकरण 2, EVR अपॉन 2 आ गया ये सूत्र। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण आ गया ये, ठीक है, ये कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण आ गया। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। V इलेक्ट्रॉन का वेग है, R कक्षीय पथ की त्रिज्या है, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या है, और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, ओमेगा। हमने पढ़ा है यदि इसकी रेखीय वेलोसिटी V है और कोणीय वेलोसिटी, कोणीय वेग ओमेगा है, तब V बराबर क्या होता है, ओमेगा r। तो हम इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E ओमेगा r इंटू r बटे 2। m बराबर हो जाएगा E ओमेगा r स्क्वायर बटे 2। तो ये सूत्र भी होता है, E ओमेगा r स्क्वायर बटे 2, ये सूत्र भी होता है। ये सूत्र कब काम में लेना है, जब कोणीय आवर्ती ओमेगा दी गई हो, कोणीय आवर्ती ओमेगा दी गई हो, तब कौन सा सूत्र काम में लेंगे, ये। और रेखीय आवर्ती भी दे रखी है, तो ये सूत्र काम में लेंगे। ये डेरिवेशन आपसे कई बार पूछा गया है पेपर में कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। कुछ नहीं करना है, एक इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में, वृत्ताकार पथ में v वेग से चक्कर लगा रहा है, और इसमें प्रवाहित धारा I है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण NIA के फॉर्मूले से दिया जाएगा। n क्या है, 1, फेरों की संख्या, क्षेत्रफल πr², धारा Q अपॉन T, Q की जगह E रख दिया T, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, और जो समय होगा वो दूरी बटे चाल होगा। दूरी 2πr है, चाल है v, रख दिया, और v बराबर ओमेगा r रख दिया। ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, या तो कोणीय आवर्ती कहते हैं या कोणीय वेग कहते हैं, एक ही बात होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही इसके फॉर्मूले हैं। तो आज का काम खत्म, आप इसको पढ़ें, ठीक है ना। आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।